स्क्रीन विजिबल है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करें। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एफटी में 15 आउट ऑफ 15 कैसे लाए? देखो, तुम्हारा अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो तुम्हारा आ जाएगा 15 आउट ऑफ 15, क्योंकि एफटी के क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं। पिछले साल के भी आप गेट के क्वेश्चन उठा के देखे। एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आया था, बाकी सब इजी थे। एफटी के पार्ट का मैं बोल रहा हूँ। इंग्लिश है, अगर आपका इंग्लिश ठीक है तो फिर 15 आउट ऑफ 15 देंगे। नहीं तो 10 तो मिनिमम ला के रखना ही है। ठीक है। चलिए, ये करते हैं हम लोग क्वेश्चन 43 से स्टार्ट था हम लोग का। देखिए क्वेश्चन ने क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 मीटर थिक coal seam is lying at the average depth of 100 meter has been developed by a board and pillar method. The width of square pillar is 28 मीटर सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर का मतलब ये हुआ ना कि आपका दो पिलर है, तो जूम कीजिए। देखो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? सेंटर टू सेंटर है, तो क्वेश्चन ही बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब ये हुआ। ये डिस्टेंस और सेंटर सेंटर, ये कह रहा है कितना है? 28 है। और गैलरी का विड्थ है तुम्हारा कितना है? 4 मीटर। तो ये कितना हुआ आपका? ये कितना हुआ? और ये विड्थ ऑफ पिलर कितना हुआ? बताइए। 28 माइनस 4, ये 12 होगा। और 12 टू जाए 24 होगा ना। तो आपका एक पिलर का विड्थ कितना हुआ? 24। यहाँ से ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड से आप लोग को क्या निकालना है? एक्सट्रैक्शन रेशियो। एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालना है। तो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड से आपको पता होगा, ये हाफ हाफ कवर करता है गैलरी का। तो इधर का 4 करेगा, इधर का 4 करेगा, तो ये पूरा मिला के आखिर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा ना। इधर का 2 और इधर का 2, क्योंकि गैलरी तुम्हारा यहाँ पे है ना। तो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड से क्या होता है कि एक पिलर पे आधा गैलरी का वो होता है, वो रहता है। ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए है, तो ये 2 हो गए। ये बड़ा वाला जो डॉटेड है वो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड है। तो क्या लिखाना है? एक्सट्रैक्शन रेशियो। एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होगा आपका? 28 का होल स्क्वायर, ये बड़ा वाला स्क्वायर, माइनस 24 स्क्वायर डिवाइड बाई 28 स्क्वायर होगा। आर एक्सट्रैक्शन रेशियो। ये बड़ा वाला स्क्वायर है 28/28 का, उसमें से हम लोग ये वाला एरिया निकाल लिए हैं। तो 28 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर आपका ये एरिया देगा, ये वाला एरिया। और डिवाइड बाय होल 28 स्क्वायर, तो वो आएगा आपका एक्सट्रैक्शन रेशियो। कितना आएगा? सॉल्व करिए। 0.2653, ऑप्शन बी। ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें बस यही पूछा था, एक्सट्रैक्शन रेशियो ही पूछा था। बाकी अब इस क्वेश्चन में और क्या बन सकता है? एक्सट्रैक्शन रेशियो आर पता है, तो यहाँ पे क्या होता है? गामा डी इंटू 1/1 माइनस आर, ये होता है स्ट्रेस। गामा दिया हुआ है आपको 4000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। और डी डेप्थ आपका दिया हुआ है, एक्सट्रैक्शन रेशियो डाल देंगे इसमें, निकाले हैं जो, तो यहाँ से आपका स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेंथ भी दिया है आपका क्वेश्चन में, स्ट्रेंथ भी देखिए यहाँ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो इससे बन सकता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? स्ट्रेंथ डिवाइड बाय स्ट्रेस।
ठीक है। एक चीज तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में एक्सट्रैक्शन रेशियो पूछा है, तो वो हम लोग निकाल दिया, ऑप्शन बी हो गया। और क्या क्या पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से, डेटा से आप लोग देखिए। दिया है आपका गामा, ये है आपका गामा दिया है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डेप्थ दिया है आपका 100। आर यहाँ है, पुट करेंगे आपका स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेंथ आपका दिया हुआ है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है स्ट्रेंथ डिवाइड बाय स्ट्रेस। यहाँ से आपका एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आया? ठीक है, आगे चले। लिख दीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम है तो। समझ में आया ना कैसे और क्या बन सकता है इस क्वेश्चन से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, इसमें क्या कह रहा है कि अंडरग्राउंड पैनल इज एक्सट्रैक्टेड इन अ कोल माइन हैज अ स्ट्राइक लेंथ ऑफ 500 मीटर। स्ट्राइक लेंथ है 500 मीटर। देखिए हम लोग कभी भी स्ट्राइक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो करते हैं एक्सकवेशन। मान लीजिए लॉन्ग वॉल पैनल है या कोई भी एक्सट्रैक्शन है, तो ये आपका जो इनसाइड द पेज है वो आपका वो दिखा रहा है डीप राइज डायरेक्शन। तो ये आपका स्ट्राइक होगा, तो स्ट्राइक लेंथ ये आपका कितना दिया है, 500 मीटर। और ये कह रहा है यहाँ पे सरफेस है, सरफेस है। ठीक है। After the subsidence surface, it was found that the length of straight line between the extreme limit of surface subsidence, जो एक्सट्रीम लिमिट है, मान लीजिए ये दोनों एक्सट्रीम लिमिट ऑफ सरफेस सब्सिडेंस, इन दोनों के बीच में यहाँ पे सरफेस सब्सिडेंस हुआ है, ऐसे मान लीजिए। अब कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द, ये जो ये है, ये आपका कितना है, 590 मीटर। कितना है, 590 मीटर। तो ये जो आपका ज्वाइन करते हैं एक्सट्रैक्शन से, जो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ये ना होता है आपका एंगल ऑफ ड्रॉप, डेल्टा। ये आपका क्या है, यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जो कि 500 मीटर है स्ट्राइक लेंथ में। और जो आपका सरफेस सब्सिडेंस है, वो जो एक्सट्रीम लिमिट है वो पाया गया कि 590 मीटर है। तो ये दोनों साइड आपका क्या होगा, स्ट्राइक है तो दोनों साइड आपका सिमेट्री रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्राइक में दोनों साइड सिमेट्री रहता है। वहीं अगर हम लोग डीप साइड देखेंगे तो एक साइड, डीप साइड ज्यादा होता है और राइट साइड कम होता है। ये तो अभी हम लोग स्ट्राइक डायरेक्शन है, ये क्या आपका स्ट्राइक डायरेक्शन है। स्ट्राइक डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं तो दोनों साइड सिमेट्री होगा। यही अगर डीप और राइट साइड देखते हैं, तो डीप साइड आपका जो ये डेल्टा एंगल ऑफ ड्रॉप वो ज्यादा होता है कंपेयर टू राइट साइड। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर होता है। तो हाँ देखिए, तो ये आपका दिया हुआ है और ये डेप्थ दिया है। डेप्थ ऑफ एन एक्सट्रैक्टेड पैनल फ्रॉम द सरफेस इज 100 मीटर। ये 100 मीटर दिया है। अभी देखिए 500 है तो ये भी 500 होगा, और ये 90 90 90 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये 45 आ गया। 45 आ गया। इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, 10 डेल्टा। 10 डेल्टा इक्वल टू परपेंडिकुलर 45 डिवाइड बाय बेस 100। डेल्टा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.45। डेल्टा यहाँ से कितना एंगल आ गया, 24.23 डिग्री। ऑप्शन बी आपका हो गया करेक्ट। समझ में आया? सर आर क्या होगा, आर आपका पिछले क्वेश्चन का पूछ रहे हो क्या? आर आपका एक्सट्रैक्शन रेशियो होता है। इस क्वेश्चन में जो मैं ये बताया हूँ ये आर होता है, ये एक्सट्रैक्शन रेशियो जो हम लोग निकाले हैं। ठीक है, ये जो मेथड है इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड। तो 45 कैसे आया, रुको मैं बता रहा हूँ। ये देखो फिर से, ये कह रहा है ये तुम्हारा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, और ये कितना है, 500 मीटर। ठीक है, और सरफेस पे जो एक्सट्रीम लिमिट है सरफेस सब्सिडेंस का, वो कह रहा है उसका है डिस्टेंस 590 मीटर। तो ये जो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे, जहां एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसके एक्सट्रीम से, और जो सरफेस सब्सिडेंस है उसके एक्सट्रीम से, और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां एक्सट्रैक्शन हो रहा है वहां से वर्टिकल लाइन, समझ गए ना। सरफेस सब्सिडेंस के एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसके एक्सट्रीम पॉइंट से, और यहाँ से जहां एक्सट्रैक्शन हो रहा है वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होता है आपका एंगल ऑफ ड्रॉ। ये समझ में आया? अब देखिए स्ट्राइक लेंथ के अलॉन्ग है, तो दोनों साइड जो लैम्डा डेल्टा डेल्टा है वो सेम होगा, क्योंकि सिमेट्री है। क्योंकि ये क्या है, सिमेट्री है। अब देखो ये 500 है तो ये भी 500 होगा। ये ऐसे समझो ना, ये 500 है तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 500 होगा ना। अब ये टोटल कितना है, 590। तो 590 माइनस 500 करोगे, 90 बचेगा। 90 बचा तुम्हारे पास।
और ये दोनों साइड सिमेट्री है, ये एक्स एक्स है, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 45 आ गया ना, यहाँ से 45 आ गया। फिर हम लोग को कुछ नहीं करना है, टेन डेल्टा लगा दीजिए, आपका आ जाएगा। समझ में आया ना? बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट आपका जो नोट्स दिया गया है डेवलपमेंट में, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग आपको पढ़ाया गया होगा ना डेवलपमेंट में, तो ड्रिलिंग के डायरेक्ट नोट से आपका क्वेश्चन है। क्या होता है देखिए, सिंगल ट्यूब कोर बैलर आपका कहाँ यूज करते हैं? सिंगल ट्यूब कोर बैलर हम लोग हमेशा करते हैं होमोजेनियस रॉक के लिए, जहाँ पे कोर नॉट इरोडेड होता है बाय फ्लशिंग वाटर, पता है ना? सिंगल ट्यूब कोर बैरल हम यूज करते हैं होमोजीनियस के लिए, जहां पे आपका जो कोर है वो वाटर से इरोड ना हो, कोर नॉट इरोडेड बाय फ्लशिंग वाटर। फ्लशिंग वाटर डालते हैं ना ड्रिल कटिंग निकालने के लिए, उससे कोर इरोड ना हो। और ये बेसिकली सॉलिड कोर के लिए यूज होता है, सॉलिड, ठीक है, जितना सॉलिड है। वहीं डबल ट्यूब कोर बैरल आपका कहाँ का यूज करते हैं? सॉफ्ट एंड फिरेबल रॉक। सिंगल ट्यूब और डबल ट्यूब में आपको अंतर पता है ना? सिंगल ट्यूब कोर बैलर में आपका जो दो ट्यूब होता है वो दोनों रोटेट करता है, वहीं डबल ट्यूब कोर बैलर में आपका जो अंदर वाला ट्यूब होता है वो स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी रहता है तो वो जो सॉफ्ट रॉक है उसके ऊपर पकड़ बनाए रखा रहता है, तो इसलिए सॉफ्ट एंड फिरेबल रॉक के लिए हम लोग डबल ट्यूब कोर बैलर का यूज करते हैं। तो पी का क्या हो गया यहाँ पे? 1। क्यू का, सॉरी पी का आपका हो गया होमोजीनियस ना, पी का हो गया 4, क्यू का हो गया 1। बोरोल सर्वे कैसे करते हैं हम लोग? बोरोल सर्वे में क्या करते हैं? बोरोल डेविएशन हम लोग मेजर करते हैं, आर का हो गया 2। और एच मेथड में भी हम लोग वर्टिकल डेविएशन यूज करते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है वो आपका ग्लास को इरोड करता है, उसके मदद से हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया? तो एस का हो गया 3। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पी का 4, क्यू का 1, आर का 2, एस का 3। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। सिंगल ट्यूब हार्ड रॉक के लिए होमोजीनियस, डबल ट्यूब सॉफ्ट रॉक के लिए हेट्रोजीनियस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपको ये पता भी होना चाहिए क्यों यूज होता है, क्योंकि सिंगल ट्यूब में आपका अंदर वाला ट्यूब और बाहर वाला ट्यूब दोनों रोटेट करता है। तो अगर दोनों रोटेट करेगा तो अगर कोई सॉफ्ट रॉक होगा तो उस पर पकड़ नहीं बना पाएगा। वहीं अगर डबल ट्यूब कोर बैरल है उसमें आपका जो अंदर वाला ट्यूब है वो स्टेशनरी रहता है, बस बाहर वाला ट्यूब वो रोटेट करता है, तो अंदर वाला ट्यूब स्टेशनरी रहेगा, तो वो जो कोर है उस पर पकड़ बनाया रहेगा, उसको होल्ड किया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए डबल ट्यूब में हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट रॉक के लिए और हेट्रोजीनियस। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द फेलियर रेट इज, फेलियर रेट यहाँ का क्वेश्चन है, कह रहा है फेलियर रेट इज 6.67 इन 10 टू द पावर -6 फेलियर पर आवर, लैम्डा दिया है आपका। देखिए रिलायबिलिटी का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, मैं आपको पहले बताया हूँ, आपको बस ये याद होना चाहिए। रिलायबिलिटी आरटी क्या होता है? ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। रिलायबिलिटी आरटी पूछ रहा है आपसे, ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा कितना है? 6.67 टू द पावर -6। टाइम पीरियड कितना है? 1000 आवर। ये आवर आवर है, यूनिट सेम है। कितना होगा यहाँ पे देखिए, ई टू द पावर ऑफ -6.67 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या हो जाएगा? ई टू द पावर -0.00667। तो सॉल्व करेंगे हम लोग का आ जाएगा 0.99335। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 99.34 होगा, 99.34। ऑप्शन बी करेक्ट है। ईच मेथड क्या होता है सर? ईच मेथड भी मैं बता देना आपको क्या होता है। ईच मेथड में जैसे आपका बोरोल सर्वे होता है ना, बोरोल डेविएशन के लिए कि कितना आपका बोरोल वर्टिकल है, कितना डेविएट हुआ है, वही ईच मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं मेजर करने के लिए डेविएशन इन एंगल ऑफ द वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से कितना डेविएशन हुआ है उसको हम लोग मेजर करते हैं। इसमें हम लोग एच मतलब हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड होता है उसका यूज करते हैं। उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो ग्लास को इरोड कर देता है, ग्लास को इरोड कर देता है। तो HF सॉल्यूशन इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले फिल्ड करते हैं ग्लास ट्यूब में, वो भी पार्शली ग्लास ट्यूब में करते हैं, जो करोड कर देता है आपका इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो क्योंकि HF वो होता है।
और आपका प्लेन ऑफ सेपरेशन फॉर्म कर देता है एयर में। ठीक है। बोरहोल सर्वे में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोरहोल डेविएशन मेजर करते हैं कि बोरहोल कितना डेविएट हुआ है। इच मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कितना आपका वर्टिकल से डेविएशन हुआ है, वो हम लोग मेजर करते हैं इससे। और वो भी एंगल में बस इससे मेजर कर सकते हैं। इसमें मतलब एक HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। देखिएगा आप लोग नोट्स में थोड़ा और डेप्थ में दिया होगा, मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है, बस मेरे को ऊपर ऊपर पता है कि इसमें HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसका यूज करते हैं जिस जो कि एक प्रॉपर्टी रखता है कि ग्लास को इरोड करता है वो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीरेंद्र एक बार तुम नोट्स में देख लेना इच मेथड का थोड़ा, और उसमें डेप्थ में एकदम अच्छे से दिया है, शायद आपके नोट्स में होगा, है ना? बता दीजिए एक बार आप लोग, नहीं होगा तो मैं एक बार और अच्छे से देख के बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या है। सिस्टम रिलायबिलिटी फॉर द कंपोनेंट्स केप्ट इन सीरीज इंक्रीजेस एज अ नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीजेस। अगर कोई सीरीज में रखा गया है, मान लीजिए रिलायबिलिटी इसका एक्स है, तो ये कितना होता है, एक्स टू द पावर ऑफ एन हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन हो जाएगा ना। अब जैसे हम लोग कंपोनेंट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन। ये मान लीजिए अभी एन है, एक और ऐड कर दिया एन प्लस वन। ये एक्स आपको पता है रिलायबिलिटी है जो कि 0 से 1 लाई करता है। अब पता है ना 0 से 1 का हम लोग जितना पावर बढ़ाते जाएंगे वो घटते जाएगा, ये तो पता ही होगा कि 0 से 1 का हम लोग जितना पावर बढ़ाते जाएंगे वो घटते जाएगा। तो इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। कैसे इंक्रीज होगा आयुष, अगर सीरीज में रखा गया है तो क्या होता है, अगर ये एक्स रिलायबिलिटी एक्स 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 एक्स, तो सबको क्या हम लोग करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मान लीजिए एक्स टू द पावर एन है, अब एक और हम लोग बढ़ा दिए तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन हो गया। अगर 0 से 1 का वैल्यू है, और कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, उसका पावर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो घटते जाएगा ना। 1 से ज्यादा का अगर पावर बढ़ाते हैं तो बढ़ते आता है ना, तो ये डिक्रीज करेगा ना। आप लोग करके देखिए, 0.5 का क्यूब करिए और 0.5 का 4 करिए, ये आपका बड़ा होगा। और रिलायबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। एट द नंबर ऑफ कंपोनेंट हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग का सिस्टम रिलायबिलिटी डिक्रीज करेगा। देख लो, 0.2 का कर देंगे 0.04 होगा। वैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाने से डिक्रीज करता है। समझ में आया ये? हम्म। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, इन अ सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 कंपोनेंट इंटायर सिस्टम विल फेल। फिर वही ये क्वेश्चन, सीरीज, मान लीजिए सीरीज में है। देखिए यहाँ पे हम लोग इनपुट दिया गया, यहाँ से हमको आउटपुट मिला कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट। सूरज क्या कह रहे हो तुम, NH क्या, नहीं समझ में आया? हम्म। सूरज क्या कह रहे हो तुम? चलो पहले ये देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ से इनपुट को हम लोग मटेरियल डालेंगे, हम लोग को आउटपुट प्रोडक्ट मिलेगा। अब कह रहा है कि इंटायर सिस्टम में फेल कब करेगा। इसमें से देखिए, पहले यहाँ से होके जाएगा, फिर यहाँ से होके, यहाँ से, यहाँ से। तो इसमें दिख रहा है ना आपको, सीरीज आपको खुद दिख रहा होगा कि नहीं समझ में आया सर, कौन सा पुराना क्वेश्चन, मेरे को बताता हूँ मैं। इसमें ये कह रहा है, मान लो कि तुम्हारे पास सिस्टम है ऐसे है, ठीक है, मान लो 0.2 है, ये 0.3 है, 0.4 है।
0.5 है। अभी यहाँ तक इसका सीरीज में नेट रिलायबिलिटी आर क्या होगा? 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.5 होगा। निकालो क्या आ रहा है, सॉल्व करो क्या आ रहा है। 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.5 आ रहा है 0.012। ये आया। अब ये कह रहा है कि इसमें और एक कंपोनेंट बढ़ा दिया गया सीरीज में, कोई भी वैल्यू का मान लो आप। कितना था? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 में मान लो 0.6 है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी निकालो क्या आएगा। यही होगा 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.5 इंटू 0.6 होगा। सीरीज में है क्योंकि रिलायबिलिटी ऑफ होल सिस्टम। तो क्या होगा? 0.012 इंटू 0.6 होगा। सॉल्व करो कितना आ रहा है। कम आया और कम हुआ 0.0072। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ कंपोनेंट सीरीज में बढ़ाने से रिलायबिलिटी होल सिस्टम का डिक्रीज होते जाता है। अब समझ में आया सूरज? ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यस, ये देखो ये वही है सीरीज में। सीरीज में तुम्हारा वो सिस्टम है, कोई हम लोग इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट प्रोडक्ट मिल रहा है। अब कह रहा है कोई भी हमको प्रोडक्ट बनाना है तो ये सबसे पास होके जाएगा ना। कोई भी एक फेल हो गया तो हम लोग को आउटपुट नहीं मिल पाएगा ना। समझ में आ रहा है? सीरीज में देखो, सीरीज में अगर तुम्हारा है तो ये सब पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। तो कोई भी मान लो ये फेल हो गया, अब ये फेल हो गया तो हम लोग का पूरा सिस्टम फेल हो गया ना। तो यही कह रहा है, इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 कंपोनेंट द एंटायर सिस्टम विल फेल इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट फेल। कोई भी एक कंपोनेंट फेल हो जाए, ठीक है। और भाई अगर पैरेलल में रहता तो, मान लो पैरेलल में आपका ये हो गया, ठीक है, आउटपुट दिया। तो पैरेलल में आपका जब पूरा फेल करेगा तब आपका ये नहीं मिलेगा। पैरेलल में आपका यहाँ से जाके भी निकल सकता है, यहाँ से जाके भी निकल सकता है, यहाँ से जाके भी निकल सकता है, यहाँ से जाके भी निकल सकता है। तो पैरेलल में अगर ये फेल कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, जब ये चारों फेल हो जाए तब आपका करेगा। तो सीरीज में एनी वन ऑफ द कंपोनेंट फेल हो तो इंटायर सिस्टम फेल होगा। वहीं पैरेलल में होल कंपोनेंट, पूरा का पूरा कंपोनेंट जब फेल हो तब आपका पूरा सिस्टम फेल होगा। ठीक है। अब ये देखो क्या है, ऑपरेशन ऑफ ट्रेसिंग द ब्रोकन पार्ट्स एंड लॉस पार्ट इन होल एंड विड्रॉइंग देम टू सरफेस इज नोन एज ड्रिलिंग। नहीं, तुम ऑप्शन देखो, ड्रिलिंग नहीं। बोरोल सर्वे अभी बताएं, बोरोल सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, जो बोरोल डेविएशन है, कितना डेविएट किया है वर्टिकल से, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। और लाइनिंग ऑफ द बोरोल, ये भी नहीं ऑप्शन है। लाइनिंग ऑफ द बोरोल आपको पता है ना कि बोरोल जो आपका सॉफ्ट होता है, जहाँ पे वो केव ना कर जाए, वहां पे लाइनिंग ऑफ द बोरोल करते हैं। शाफ्ट सिंकिंग में भी ये मेथड होता है, लाइनिंग मेथड। फिशिंग कहते हैं इसको, फिशिंग। ये होता है फिशिंग ऑफ द बोरोल। फिशिंग ऑफ द बोरोल में आपका ये होता है कि जो भी ब्रोकन पार्ट्स है, मान लीजिए रॉड्स वगैरह का, वो जो आपका फंस गया है नीचे, लॉस्ट हो गया है, उसको हम लोग वापस निकालते हैं। निकालना जरूरी है। फिशिंग टर्म आप लोग को पता होगा, फिशिंग एक टर्म होता है, ठीक है। उसको निकालना जरूरी होता है। तो ऑपरेशन ऑफ ट्रेसिंग द ब्रोकन पार्ट्स, खोजना और लॉस पार्ट्स और उसको निकालना, उसको हम लोग कहते हैं फिशिंग। इन तीनों का मतलब आपको समझ में आया ही है क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइनिंग द बोरोल। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में बताया लाइनिंग, लाइनिंग किस लिए हो जाता है, प्रिवेंट द केविंग ऑफ साइड वॉल। केविंग जो होता है साइड वॉल का, उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए करते हैं लाइनिंग, ठीक है। प्रिवेंट द केविंग ऑफ साइड वॉल के लिए लाइनिंग करते हैं। फॉर इजी ड्रिलिंग ऑपरेशन नहीं, तो प्रिवेंट वाटर पर्कुलेशन नहीं, वाटर पर्कुलेशन के लिए भी नहीं। बेसिकली जो बोरोल डांट ड्रिल कर रहे हैं तो वहां पे आपका वेरियस स्टार्टा होगा ना, जरूरी नहीं है ना पूरा एक ही हो सकता है कहीं पे आपका ऐसा स्टार्टअप आएगा जो वीक है, तो वहां पे चांस है ना बोरोल में कि वो साइड वॉल आपका केव कर जाए, गिर जाए। तो वहां पे लाइनिंग का जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साफ सिंकिंग में भी यूज होता है, हाँ साफ सिंकिंग में भी यूज होता है लाइनिंग मेथड। ये देखिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि परक्यूसिव ड्रिलिंग इज एप्लीकेबल अप टू द डेप्थ ऑफ 300 मीटर। कुछ नहीं है, रटने वाला क्वेश्चन है, पता होना चाहिए।
कि 300 मीटर से ज्यादा डेप्थ पे हम लोग परक्यूसिव ड्रिलिंग नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग को रोटरी परक्यूसिव पे जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि परक्यूसिव में बेसिकली चिपिंग फॉर्मेशन होता है, और जितना डेप्थ आपका बढ़ेगा उतना आपका जो हैमरिंग एक्शन का एफिशिएंसी वो कम होते जाता है। तो 300 तक रखा गया है, 300 के ऊपर आपका इतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है हैमरिंग एक्शन चिप्स फॉर्मेशन से, तो इसलिए हम लोग रोटरी भी यूज करते हैं। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया, इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, सॉल्व करिए। इसमें क्या कह रहा है, बड़ा कर दूं क्या? हम्म, इसमें कह रहा है कि ओपन कास्ट माइन रिक्वायर्ड 16 ब्लॉक ऑफ ओवरबर्डन ऑफ 300 टन ईच टू माइन द 4 ब्लॉक ऑफ कोल ऑफ 200 टन ईच। तो ये बताओ आपका वेस्ट कितना है, ओवरबर्डन कितना है? 16 ब्लॉक है, एक एक में कितना टन, एक ब्लॉक में है आपका 3000 टन। ये हो गया तो कितना हो गया, 48,000 टन हो गया। 48,000 टन ओवरबर्डन निकालना पड़ रहा है हम लोग को, कोयल कितना निकालने के लिए, 4 ब्लॉक, 4, और वो भी हर एक का कितना है, एक ब्लॉक में 2,000 टन, कितना हो गया, 8,000 टन हो गया। समझ में आया कि ओवरबर्डन आपका 48,000 निकालने के लिए टन, आपको कोल निकालना पड़ रहा है 8,000 टन। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि द माइनिंग कॉस्ट ऑफ बोथ ओवरबर्डन एंड कोल इज 50 रुपीज पर टन। यहाँ पे माइनिंग कॉस्ट कह रहा है ओवरबर्डन और कोल का 50 रुपीज पर टन, तो माइनिंग कॉस्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। माइनिंग कॉस्ट टोटल कितना आएगा, 48,000 प्लस 8,000 इंटू 50 हो गया, पर टन है तो 50 ये रुपीज में आ जाएगा। अब कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन इन डंप एरिया कह रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ओबी का, कितना है, 50 रुपया ही है, तो 50 × 48,000। अब नेक्स्ट है आपका कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ कोल, तो कितना, 75 रुपया पर टन, और कितना टन है कोल, 8,000। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ कोल से, तो ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस, सीपी में आ गया कॉस्ट प्राइस। और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका, सेलिंग प्राइस है 800 रुपया पर टन, 800 इंटू 8,000। ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे एक अलग चीज है, रॉयल्टी, रॉयल्टी हम लोग को टैक्स देना पड़ता है कोयला निकालने पर टन पे, रॉयल्टी टैक्स होता है। ठीक है, वो है आपका 50 रुपया पर टन। इसको भी हम लोग सीपी में ऐड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस में ही रॉयल्टी को। रॉयल्टी कितना है, 50 रुपया पर टन, तो 50 इंटू कितना कोयला पे देना है आपको, ये रॉयल्टी टैक्स जो है कोयला पे देते हैं हम लोग, बस याद रखे रहिएगा। ठीक है, इंटू 8,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, करिए सॉल्व। सेलिंग प्राइस कितना है, 48,000 प्लस 8,000 इंटू 50 प्लस 48,000 इंटू 50 प्लस 75 इंटू 8,000 प्लस 50 इंटू 8,000, इसमें माइनस, ये नहीं, तो कॉस्ट प्राइस हो गया ना, ये माइनस करेंगे किसमें, सेलिंग प्राइस कितना है, 800 इंटू 8,000। प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, 2 लाख आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। आयुष कैसे डी, डी में तुम, हमको लग रहा है वो नहीं तुम माइनस की हो, रॉयल्टी, रॉयल्टी भी आपको माइनस करना पड़ेगा। समझ में है ना। ओ, ओवरबर्डन आपका टोटल कितना है, 16 ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 3,000, 48,000 टन, कोल आपका 8,000 टन। अब आपका कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आएगा, माइनिंग कॉस्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवरबर्डन का कॉस्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल का कॉस्ट आएगा, रॉयल्टी भी आएगा। आयुष तुम लग रहा है रॉयल्टी माइनस नहीं की हो, रॉयल्टी माइनस करो, रॉयल्टी भी उसमें ऐड होगा ना। रॉयल्टी हम लोग को टैक्स देना पड़ता है कोयला जो हम लोग निकालते हैं उसके ऊपर, यहाँ है 50 रुपया पर टन, तो 8,000 टन कोयला निकाल रहे हैं, तो 50 रुपया उसमें से हम लोग को देना पड़ेगा, पर टन कोयला पे रॉयल्टी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है,
समझ में आया? ठीक है ना, आगे बढ़े। आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग पहले, काम करो, क्वेश्चन छोड़ो। क्लियर सर। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है। हम्म, हम्म। 800 क्या है सर? 800 सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन में दिया है देखो, क्वेश्चन में तुम्हारा दिया है 800 रुपया पर टन है तुम्हारा सेलिंग प्राइस। कोयला तुम बेच रहे हो, ये सब माइनिंग कॉस्ट आ गया, ट्रांसपोर्टेशन ये सब आ गया कॉस्ट प्राइस में। फिर तुम ये तुम्हारा मतलब कि कोयला निकालने में तुम्हारा कितना खर्चा आ रहा है। सेलिंग प्राइस में तो तुम कोयला बेच रहे हो 800 रुपया पर टन, 800 इंटू 8,000 करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे, वही ना प्रॉफिट देगा। तो वही नॉमिनल प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये उसी तरह क्वेश्चन है। कह रहा है नंबर ऑफ वेस्ट ब्लॉक 10 है, और एक का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ ईच वेस्ट ब्लॉक 600। टोटल कॉस्ट ऑफ वेस्ट हैंडलिंग इतना रुपीज पर मीटर क्यूब, टनेज ऑफ ईच बोर ब्लॉक 400, टोटल कॉस्ट ऑफ ओवर हैंडलिंग पर टन 150 रुपया, सेल प्राइस ऑफ ओर पर टन, द नेट कैश फ्लो ऑफ द माइनिंग डिपॉजिट इन लैख ऑफ रुपीज। यहाँ पर भी वही प्रॉफिट पूछ रहा है। देखिए, नंबर ऑफ वेस्ट ब्लॉक 10 है, तो वेस्ट कितना मीटर क्यूब में आपका होगा, 10 है, और एक का कितना मीटर क्यूब है, 600। 600 है तो कितना हो गया, 6,000 मीटर क्यूब हो गया। और उसी तरह आपका और कितना है, 5 ब्लॉक, एक ब्लॉक का कितना है, 400 टनेज, 400 टन, तो 2,000 टन हो गया। ठीक है, अब वही इसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस में आपका क्या आएगा, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ वेस्ट हैंडलिंग 100 रुपया पर टन है, 100 इंटू वेस्ट कितना है आपका 6,000, प्लस करेंगे। ये आपका समझ में आया, 100 कैसे आया। 100 है आपका वो कॉस्ट जो आपका वेस्ट हैंडलिंग पर मीटर क्यूब, वेस्ट आपका टोटल है 6,000 मीटर क्यूब, और पर मीटर क्यूब का कॉस्ट है 100, 100 इंटू 6,000 हो गया, प्लस अब टोटल कॉस्ट ऑफ ओवर हैंडलिंग का कॉस्ट है 150 रुपया पर टन, टोटल कितना है 2,000 टन, 2,000 इंटू 150, ये आ गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और आपका सेलिंग प्राइस है आपका जो और हम लोग बेच रहे हैं वो 500 रुपया, 500 और कितना है 2,000, प्रॉफिट फिर आ गया ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। करिए, करिए, 2,000 है, 2,000 इंटू 500, इसे माइनस कर देंगे, 100 गुरे 6,000 प्लस 150 गुरे 2,000। सॉल्व करिए, कितना आएगा ये, 1 लाख आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 लाख। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये क्वेश्चन देखिए, सब आपका ये माइंड प्लानिंग और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का बेसिकली। देखो ये क्या कह रहा है ना, माइन साइड द कॉस्ट ऑफ शाफ्ट सिंकिंग का कॉस्ट लिखा है, वो है 2.64 डी प्लस 34.8, वे डी इज द डेप्थ ऑफ शाफ्ट सिंकिंग। वहीं पे सेम साइट में कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग ऑफ इंक्लाइन का कॉस्ट है 0.96 एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ इंक्लाइन। ठीक है, अब एल बाई डी रेशियो तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है, एल बाई डी का वैल्यू 3 है, तो इसको सेम फॉर्म में चेंज कर देते हैं ना, तो एल क्या हो जाएगा 3D, ये क्या हो जाएगा 0.96, एल क्या कर देंगे 3D, तो कितना हो गया 2.88 डी हो गया। अभी देखिए दो इक्वेशन है आपका, दो इक्वेशन का ग्राफ है,
ये क्या, ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट है ना ये भी कॉस्ट है। ये कॉस्ट ऑफ साफ सिंकिंग है, कॉस्ट ऑफ डीओआई। इसका ग्राफ क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ये तुम्हारा ये होगा, और ये एक ग्राफ तुम्हारा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ये तुम्हारा डीओआई का, ये सॉफ्ट सिंकिंग का, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो दिख रहा है तुमको, यहाँ जो ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, तो सॉल्व करिए, दोनों इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व करिए, क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, कॉस्ट है, डी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपका, होगा 34.8 बराबर, इसका 2.88 माइनस 2.64 करेंगे, कितना होगा 0.24 डी, तो डी यहाँ से आ जाएगा आपका 145 के आसपास। ठीक है, तो ये 145 है, दिख रहा है ना, 145 के पहले आपका शाफ्ट सिंकिंग का कॉस्ट ज्यादा था इंक्लाइन से, लेकिन वही 145 के जब ज्यादा डी जब 145 से ज्यादा हो रहा है, तो वही कॉस्ट ऑफ शाफ्ट सिंकिंग आपका कम हो जा रहा है, और इंक्लाइन का कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो ये आपसे पूछा है कि बियॉन्ड विच द शाफ्ट सिंकिंग बिकम मोर इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता हो जाए। तो डी जब 145 से ज्यादा है तो शाफ्ट सिंकिंग का कॉस्ट कम पड़ रहा है, ये शाफ्ट सिंकिंग है, और डीओआई का कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, दिख रहा है ग्राफ से। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। कुछ नहीं है, ये प्रॉपर मैथ्स का क्वेश्चन है, समझ लीजिए, दो इक्वेशन दिया है, सॉल्व करना है, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चला हम लोग को 145 है। 145 के पहले आपका जो ग्राफ, एक बार रिपीट करिए सर, ग्राफ बनाओ, देखो कैसे बनेगा ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा तुम बनाओ खुद। इसको लिख दो, सी इक्वल टू 2.64 डी प्लस 34.8, और इसको कॉस्ट, ये इसका कह दो सी इक्वल टू 2.88 डी हो गया। अब इन दोनों ग्राफ बनाओ, इस वाले ग्राफ बनाओ, यहाँ पे डी का वैल्यू 0 पुट करो, सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू आएगा, ये कितना हो गया 0.0,34.8। इस इक्वेशन में जब तुम डी का वैल्यू 0 पुट करोगे तो सी आएगा, और जब सी का वैल्यू 0 पुट करोगे तो डी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा कुछ। जब तुम सी का वैल्यू 0 पुट करोगे तो डी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस में, 13.18 आएगा क्या, हाँ 13.18, माइनस में 13.18, 0, ये लाइन बना इक्वेशन। और दूसरा तो y इक्वल टू एम एक्स सीधे, ये दूसरा ये बनेगा ऐसे। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स 2.88 है, स्लोप किसका ज्यादा है, 2.88 का ज्यादा है स्लोप, समझ में आया। तो एक पॉइंट पे जाके ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम लोग निकाल दिए हैं। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्या हो जाएगा, ये ना होगा 0.24 डी बराबर, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे क्या आएगा, 0, 2.88 माइनस ये माइनस 34.8 बराबर 0, डी यहाँ से आ जाएगा 145, ये 145 पॉइंट आ गया, ग्राफ बन गया। आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, 145 के पहले डीओआई का कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू शॉर्ट सिंकिंग का, 145 के बाद आपका शॉर्ट सिंकिंग का कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू डीओआई। कहाँ से आता है सर ग्राफ, सर सब स्टेप बाय स्टेप निकाल के बता दीजिए, बताया तो स्टेप बाय स्टेप। तुमको ये समझ में आया ना, दो शॉर्ट सिंकिंग का इक्वेशन है, पॉइंट कैसे किए हो। अरे तुमको एक इक्वेशन दिया है, तुमको उसका y इक्वल टू 2.64 x प्लस 34.8 का, तुमको अगर लाइन का ग्राफ बनाना है तुम नहीं बना पाओगे, वही है ना। और दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू 2.88x, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे तुम, ये y इक्वल है, ये x है, यहाँ y कॉस्ट है, x तुम्हारा d है, इन दोनों ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे। इसमें क्या करते हैं, एक बार x को जीरो करते हैं, एक बार y को जीरो करते हैं ना, तो जब तुम x को जीरो करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 34.8, x को जीरो करो क्या आएगा, जीरो हो गया, 34.8 आया, तो 0,34.8 एक पॉइंट हो गया। जब तुम y को जीरो करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -34.8, -34.8 डिवाइड बाय 2.64 करोगे तो कितना आएगा,
-13 पॉइंट कुछ आएगा। ये बना तुम्हारा एक लाइन। दूसरा ये है तुम्हारा, देखा गया कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट निकाले, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया यहाँ पे, एक्स का वैल्यू आ गया ना 145, 145 आया, वाई उसी से निकल नहीं जाएगा। 145 इंटू 2.88 करो, 145 इंटू 2.88 कितना हो गया, 369.75। ये कोऑर्डिनेट है, एक्स क्या है 145, दिख रहा है ना, 145 से कम है तो ये कॉस्ट कम है, इसका कॉस्ट ज्यादा है। और 145 के बाद ये ग्राफ ऊपर हो जा रहा है, ये नीचे हो जा रहा है, मतलब इसका कॉस्ट कम आ रहा है। मान लो तुमको डेप्थ दिया है, ऐसे है ना ग्राफ, वाई क्या कॉस्ट है ना, तुम लोग समझना वाई कॉस्ट है। तुमको कोई डेप्थ दिया है, मान लो 150, 150 इधर आएगा, 150 पे हम लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे, पूछ रहा है कॉस्ट किसका कम है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, ये वाला यहाँ पे किया, ये देख रहा है तुमको। अब तुम यहाँ से फिर ये इसको ऐसे ज्वाइन करोगे हॉरिजॉन्टल, किसका कॉस्ट कम आया, समझ में आया। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया ना सबको। चले आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द ब्लॉक और बिटवीन टू लेवल्स 40 मीटर अपार्ट इज 50 मीटर लॉन्ग। दो लेवल है, ब्लॉक हो रहा है, दो लेवल मतलब 40 मीटर अपार्ट, ये एक लेवल दो लेवल, इन दोनों के बीच में कितना है 40 मीटर अपार्ट, तो 40 मीटर ये ब्लॉक हो गया, और 50 मीटर लॉन्ग, थिकनेस भी इसका कुछ दिया है, थिकनेस दिया है 3 मीटर, कितना मीटर क्यूब हो गया, 40 इंटू 50 इंटू 3, इतना मीटर क्यूब हो गया। अब ये दिया है कि और बॉडी थिकनेस दिया हुआ है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और ग्रेड भी दिया है। तो तुमसे कुछ नहीं पूछा है, कि पूछा है कि टनेज ऑफ द कॉपर अवेलेबल। अब ये किसका वॉल्यूम है, पूरा ओर का वॉल्यूम है। अब ओर का टनेज निकाल लेते हैं, ओर का टनेज निकालते हैं, कितना होगा 40 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 2.8, सही है। 40 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 2.8 कितना हो गया, 1680 टन का ओर है। ठीक है, अब 1680 टन में पूछ रहा है कितना कॉपर है, तो ग्रेड दिया है ना 2%, इसका 2% इसका कॉपर है, तो मतलब 1680 इंटू 2/100 करोगे तो ये आ जाएगा कॉपर टनेज, कितना टनेज कॉपर है, करिए, इंटू 0, 33.6 आया। सही है ना, गड़बड़ हो रहा है क्या, 50 × 50 × 3 × 2.8, ये 16,080 है, दो जीरो यहाँ पे एक जीरो और आएगा, ठीक है। ठीक है, तो कॉपर टेनिस कितना होगा, 16,800 इंटू 2/100, कट गया आपका 336 टन आ गया। मतलब समझ में आया, ये और ब्लॉक है आपका 40 मीटर हाइट है, 50 मीटर लॉन्ग है, थिकनेस दिया है, इसका वॉल्यूम निकल गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो और का टनेज आ गया, मतलब कितना टन हो रहा है। अब उसमें और में पूछ रहा है कितना टन कॉपर है, और यहाँ पे आपको दिया है 2% आपका ग्रेड है। ग्रेड मतलब समझ में आता है ना, कि कितना कॉपर है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल टन ऑफ वो और, इसको 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 16,800 टन में से 2% कॉपर है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 336 टन आएगा। समझ में आया ना सबको। चले आगे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको हो गया करेक्ट, ऑप्शन बी 336 टन हो गया करेक्ट। ये देखते हैं, अभी देखिए क्वेश्चन ही आपको थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। देख क्या कह रहा है, 3.6 मीटर वाइड वेन डीपिंग एट 80 डिग्री इज माइंड बाय द हॉरिजॉन्टल कट, कुछ भी ऐसे दे दिया है कि यहाँ पे आपका और बॉडी है, ये इंक्लाइन दे दिया है आपका 80 डिग्री,
कुछ भी यहाँ पे आपका दे दिया, लेकिन आपको उससे नहीं करना। मेन आपका ये कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कट एंड फिल मेथड यहाँ पे आपका यूज हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल कट एंड फिल मेथड आपका यूज हो रहा है, तो उसका अब आपको हम लोग को डेटा देना है। जो हॉरिजॉन्टल कट एंड फिल है उसका डेटा आपको दिया है वो देखिए। जो ये पहले डेटा दिया है 3.6 मीटर वाइड वेन है, वाइड मतलब थिकनेस, और 80 डिग्री इंक्लाइन है। ठीक है, 80 डिग्री आपका इंक्लाइन है। तो ये आपका ऐसे मान लीजिए ओवर बॉडी है। ठीक है, इसका जो वाइड वाइड मतलब थिकनेस दिया हुआ है वो दिया है 3.6 मीटर, और इंक्लाइन दिया है आपका 80 डिग्री पे। समझ में आया? इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल कट एंड फिल मेथड कर रहे हैं। इसका आपका डेटा दिया हुआ है, कितना दिया है? लेंथ दिया है 40, हाइट दिया है 3, और वेट तो आपको पता है कितना है, 3.6। समझ में आया? तो कितना वॉल्यूम, इसको हम लोग कट कर रहे हैं, इतना वॉल्यूम हम लोग कट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को वापस फिल करना होगा। तो कितना वॉल्यूम हम लोग वॉइड बना रहे हैं, इतना ही ना हम लोग कट कर रहे हैं, इसी एरिया को फिल करना है ना। तो वॉइड कितना बन रहा है, 40 इंटू 3 इंटू 3.6, कितना हुआ? 40 इंटू 3 इंटू 3.6 करिए। 40 इंटू 3 इंटू 3.6, 432 मीटर क्यूब का वॉइड बना रहे हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ द फिल मटेरियल इज इतना, इतना है, और पोरोसिटी दिया है 35% अंडर द फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन। फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन समझ में आता है ना, कि आपका जो, मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, इसमें तीन होता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस और लिक्विड को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये होता है टोटल वॉल्यूम भी। ये होता है मास ऑफ वॉइड्स, टोटल मास ऑफ सॉलिड, टोटल मास एम। मास ऑफ गैस जीरो लेते हैं, तो ये मास ऑफ वॉइड हमेशा मास ऑफ लिक्विड होता है। अब अगर आपका गैस आपका ओवरऑल जीरो हो जाए, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पूरा आपका क्या लेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ले लेगा। तो यहाँ पे आपका ये होता है फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन। फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन समझ में आया ना? फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन का मतलब कि गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, गैस आपका ओवरऑल जीरो हो जाए। मास तो पहले से जीरो रहता ही है, लेकिन अगर गैस का कुछ वॉल्यूम है वो भी जीरो हो जाए, तो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में टोटल वॉल्यूम लिक्विड का आ जाएगा ना। तो ये आपका होता है फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। अब आपका क्या दिया है यहाँ पे, पोरोसिटी दिया है, क्वेश्चन में दिया है द पोरोसिटी इज 35%। पोरोसिटी क्या होता है, 35 जो दिया है, 35/100। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम भी दिया है ना। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम भी इक्वल 35/100। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपका आ जाएगा, कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम वी इंटू 35/100। और टोटल वॉल्यूम वी आपका कितना है, 432 है। 432 है ना, जो हम लोग वॉइड बना रहे हैं। ये आपका एक और बॉडी दिया है जिसका 3.6 मीटर आपका विड्थ है, और डीप दिया है। ये आपको डेटा दिया है गुमराह करने के लिए। मेन आपका कट एंड फिल का जो डेटा है वो देखिए। कट हम लोग फिल कर रहे हैं, 3 मीटर हाइट है, 40 मीटर लेंथ है, 3.6 मीटर डेप्थ है। ये मीटर हम लोग, इतना वॉल्यूम हम लोग कट कर रहे हैं, इतना हम लोग वॉइड बना रहे हैं, इतना हम लोग वॉइड बना रहे हैं ना। वॉइड कितना है टोटल आपका, कितना, 40 इंटू 3 इंटू 3.6, 432 मीटर क्यूब होगा। इसी को हम लोग टोटल फिल करेंगे, इसी मीटर क्यूब को हम लोग टोटल फिल करेंगे ना। टोटल वॉल्यूम यही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ टोटल फिलिंग मटेरियल। टोटल वॉल्यूम वी यही ना होगा, 432 मीटर क्यूब। इसी वॉइड जो वी है 432 मीटर क्यूब, इसी को हम लोग जो मटेरियल है, फिल विथ मटेरियल, उससे हम लोग फिल करेंगे ना। तो टोटल वॉल्यूम वी आपका 432 आ गया, 432 टोटल वॉल्यूम हो गया। पोरोसिटी आपका दिया हुआ है 35/100, जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपका दिया है, पोरोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आएगा। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इस कंडीशन में, क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपका कितना आ जाएगा, 432 इंटू 35/100 इंटू 35%, कितना हो गया, 151.2 आया। ये आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि अंडर द फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन मीटर क्यूब, कितना है, 151.2 आया। समझ में आया क्वेश्चन?
पोरोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना? आयुष क्या लिख रहे हो? बताओ भाई, समझ में आया तो आगे बढ़ो। नहीं आया समझ में, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ भाई। इसमें तुमको कह रहा है कि 40 मीटर लेंथ है, 3 मीटर हाइट है, 3.6 मीटर डेप्थ है, इतना वॉल्यूम हम लोग और निकाल दिया गया। इतना वॉल्यूम और निकाल दिया गया, वो जगह खाली हो गया, वॉइड हो गया। उसमें हम लोग बैक फिलिंग कर रहे हैं मटेरियल से। यहाँ तक ये समझ में आया? तो कितना मटेरियल हम लोग को बैकफिल करना पड़ेगा? ऑप्शन बता रहा है करेक्ट वाला। ए नहीं होगा भाई, बी होगा। सुनो, तो इतना वॉल्यूम आपका वॉइड हो गया, इतना वॉइड आपको बैकफिल करना है एक मटेरियल से। तो कितना मटेरियल आपका लगेगा, ये समझ में आ गया? जो वॉइड का वॉल्यूम है वही ना वॉल्यूम ऑफ टोटल फिल होगा। 432 मीटर क्यूब, जो 40 इंटू 3 इंटू 3.6 किए हैं, 432 मीटर क्यूब जो वॉइड है, उतने वॉइड में हम लोग टोटल मटेरियल फिल करेंगे ना, तो टोटल वॉल्यूम वी होगा। अब मटेरियल के बारे में, अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपका सर ऑप्शन ए ही बोल रहा है हमें। ऑप्शन ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका जो और का क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, आपको बस ये पता चल गया कि 432 मीटर क्यूब आपको मटेरियल बैकफिल करना है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में ये दिया है कि जो मटेरियल हम लोग बैकफिल कर रहे हैं, उसका पोरोसिटी है 35% अंडर द फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन। फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन का मैं मीनिंग यहाँ पे आपको समझा दिया। कोई भी मटेरियल रहता है उसमें गैस रहता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। गैस और लिक्विड को बुला के हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड से रहता है ये। और वही होता है सॉलिड को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है टोटल वॉल्यूम वी। और ये होता है मास ऑफ वॉइड्स, मास ऑफ सॉलिड, टोटल मास एम। लेकिन फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में जो गैस है वो आपका जीरो हो जाता है, और इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर हो जाता है। ये समझ में आया फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन? यहाँ से आपका आ गया। अब नेक्स्ट आपको पोरोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 35%। जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं बैकफिल करने के लिए, उसका पोरोसिटी दिया है 35%। और पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम वी। ये होता है ना। अब टोटल वॉल्यूम जो हम लोग को बैकफिल करना है वो हम लोग को दिया है ना 432, तो 432 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगा। लेकिन इस केस में फुल्ली सैचुरेटेड है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर होगा ना। फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन ये होता है जब आपका गैस जीरो हो जाए, तो टोटल वॉइड्स का वॉल्यूम है वो लिक्विड ही पूरा ले लो, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ से हम लोग निकाल लिए। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वही पूछा है आपसे कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मतलब वाटर है इन द फिलिंग मटेरियल मीटर क्यूब में। बोलो भाई। देखो यहाँ पे ये जो ऊपर का डेटा है 43, और ये मतलब कट एंड फिल मेथड आपको पता है ना, पहले एक हॉरिजॉन्टल लेयर हम लोग कट करते हैं, फिर उसको हम लोग बैक फिलिंग करते हैं मटेरियल से, फिर ऐसे कर करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ये होता है आपका कट एंड फिल मेथड। तो वही यहाँ पे हम लोग जो, यहाँ पे जो तुम्हारा वो डेटा है वहां से हम लोग बस ये निकाले कि कितना वॉल्यूम वॉइड है, उतने ही हम लोग फिल करेंगे ना। तो वहां पे आपका फिर जो डेटा दिया उसका क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर आपका मटेरियल का बैक फिलिंग का उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। पोरोसिटी का रॉक मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे। रॉक मैकेनिक्स अगर आपको आता है तो ये थोड़ा मोड़ा रॉक मैकेनिक्स का भी पार्ट है ये पोरोसिटी वाला। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं भी तब भी अच्छे से समझा दिया आपको फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन होता क्या है और पोरोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। चले आगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज कर दिया है, सेम क्वेश्चन है। देखिए वॉल्यूम निकालिए कितना आएगा। 4 मीटर इंटू 46 इंटू 3, आप खुद कैलकुलेट करिए। वॉइड का volume कितना आएगा। सेम क्वेश्चन है पिछला, बस डेटा चेंज है। खुद सॉल्व करिए कितना आएगा। मैं ज्यादा स्टेप में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में देख रहा है ना, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर
4 meter wide vein dipping at 80 degrees mined by the horizontal cut and fill stoping method. The fill is to be placed in the stope along the length 46 meter, हाइट दिया 3 और विड्थ आपका पहले से था 4 मीटर, तो वहां से वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका आ जाएगा 4 इंटू 46 इंटू 3, जो कि 552 मीटर क्यूब। अब इतना वॉइड हम लोग को मटेरियल से भरना है जो कि टोटल वॉल्यूम वी है, तो क्या है टोटल वॉल्यूम वी लिख सकते हैं ना 552 मीटर क्यूब अगर मटेरियल के केस में। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपको जो कि वॉल्यूम ऑफ वो निकालना है, पोरोसिटी वी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम वी। पोरोसिटी दिया है आपका 30, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम वॉइड्स आ जाएगा, ठीक है ना। चले आगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में भी आपका स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है फिलिंग मटेरियल का, देखिए क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ है। अगर कुछ और पूछता क्वेश्चन में कि कितना वेट है आपका मटेरियल का जो हम लोग बैकफिल कर रहे हैं, या सॉलिड का उसमें वाटर का, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी कुछ उससे रिलेटेड पूछा ही नहीं है तो इसका डेटा का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसे डेटा भी दे सकते हैं जो उस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली यूज ना हो रहा हो, समझे, उस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली यूज ना हो रहा हो। लेकिन अभी आप लोग तो उसको आप लोग साइड करके सॉल्व करिए, लेकिन अभी तो आप लोग सीख रहे हैं तो समझिए कि वो डेटा किस लिए दिया है। अगर आप लोग डेटा देख के क्वेश्चन समझना सीख जाएंगे, थोड़ा सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अभी देखिए ये क्वेश्चन, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में 5 कंपोनेंट द एंटायर सिस्टम विल फेल। अभी मैं पहले बताया था कि सीरीज में अगर कोई भी एक फेल हो जाए तो इंटायर सिस्टम फेल होता है, लेकिन अगर पैरेलल आपका है तो पैरेलल हुआ, पैरेलल में सब पूरा फेल। अगर ये आपका इनपुट जा रहा है ना, यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, तो इधर से इनपुट जाएगा इधर से निकल जाएगा, इधर से जाएगा निकल जाएगा इधर से, तो पूरा सिस्टम जब फेल हो, हर एक कंपोनेंट फेल हो, सब के सब, तब जाके ना आपका इधर से ना जाएगा ना निकल पाएगा। तो ऑल कंपोनेंट फेल होगा तब जाके आपका इंटायर सिस्टम फेल होगा। वहीं सीरीज में अगर कोई भी एक फेल हो गया तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। चलिए आगे। अभी देखिए कोर डाया इन एमएम साइज ऑप्टेन इन एनएक्स। एनएक्स ये क्या, आपका कोर साइज आपको पता होगा ना, पता है ना आपका क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है। एनएक्स होता है, बीएक्स कोर साइज होता है, एक्स कोर साइज होता है और ईएक्स कोर साइज होता है। एनएक्स होता है आपका 54 mm के अप्रोक्स, अप्रोक्स लिख रहा हूँ थोड़ा पॉइंट में वैल्यू रहता है, ये होता है 40 mm के अप्रोक्स, ये होता है 28 mm के अप्रोक्स और ये होता है 21 mm के अप्रोक्स। तो एनएक्स कोर साइज आपका क्या होगा 54 mm। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, जितने भी हम लोग टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, मेजरली में जो हम लोग कोर साइज लेते हैं वो एनएक्स कोर साइज होता है 54 mm जो होता है। या आप यूसीएस निकालने के लिए करिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसमें हम लोग बेसिकली एनएक्स कोर साइज 54 mm का कोर साइज हम लोग लेते हैं। चले आगे। क्या कह रहे हो सुनील। 1.1 पॉइंट क्या है कि गोरा है, क्या कहना चाह रहे हो तुम भाई, थोड़ा आसान भाषा में लिखा करो तुम लोग यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टेबल है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीजी पेज नंबर 10 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो पूरा प्रॉपर मैथ्स का क्वेश्चन है, कैसे आपको घुमाया है। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ वन रॉक बोल्ट आपका दिया है रुपीज में 200 माइनस, सेलिंग प्राइस दिया है 200 माइनस 10 n टू द पावर ऑफ माइनस 0.5 एनी नंबर ऑफ रॉक बोल्ट प्रोड्यूस। अब कॉस्ट प्राइस, और इस प्राइस में आपका दो चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपका कह रहा है 15,000 रुपया, और वेरिएबल कॉस्ट है वो कंपोनेंट के हिसाब से है 100 रुपया पर बोल्ट।
टोटल n बोल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 100 इंटू एन हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 15,000 रुपीज दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए पर बोल्ट, n बोल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 100 इंटू एन हो गया वेरिएबल कॉस्ट, और जो प्रॉफिट होगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जानते हैं 200 एन होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ गड़बड़ दे दिया है, 200 एन होगा, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ भी 200 एन कर दीजिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 200 एन माइनस 10 टू दी एन टू द पावर माइनस 0.5 माइनस 15,000 माइनस 100 एन, कितना हो गया ये हो गया आपका 100 एन, 200 एन माइनस 100 एन, 100 एन हुआ माइनस 10 एन टू द पावर माइनस 0.5 माइनस 15,000 बराबर, ये प्रॉफिट हो गया। अब जब प्रॉफिट का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मतलब प्रॉफिट जीरो कर देंगे वहां पे, तो वो एन का वैल्यू आ जाएगा जहां पे आपका प्रॉफिट जो है लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाएगा। तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है ना, तो प्रॉफिट जीरो कर देंगे ना, जीरो कर देंगे। अब यहाँ देखिए पहले 10 10 काट देते हैं, 10 10 गया, 10 गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट एन है ना, स्क्वायर रूट एन को हम लोग टी ले लेते हैं, एन बराबर टी स्क्वायर हो गया, एन टू द पावर माइनस 0.5 क्या होता है, वही ना होता है स्क्वायर रूट ऑफ एन, रूट एन टी ले लेते हैं, एन टी स्क्वायर हो गया, एन की जगह क्या हो गया टी स्क्वायर, तो 10 t स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एन को टी हो गया माइनस 1500 हो गया बराबर जीरो। अब इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक है, टी का वैल्यू क्या आएगा आपका 12.29, पॉजिटिव में एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन नेगेटिव वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एन हम लोग टी माने हैं, स्क्वायर रूट से वैल्यू कभी भी नेगेटिव निकल नहीं सकता है, तो पॉजिटिव वाला लेंगे, तो टी का वैल्यू ये आ गया, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 12.29 का होल स्क्वायर, अप्रॉक्स कितना आएगा 151.23, मतलब 151.23 है। इतना बोल्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट है, प्रॉफिट कम होगा। अगर इससे कम बोल्ट बना रहे हैं तो हम लोग का लॉस हो रहा होगा, इससे ज्यादा बोल्ट बना रहे हैं 151.23 से, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट वैल्यू कुछ आ रहा होगा। ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। समझ में आया क्वेश्चन ना, ये आपका दिया है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे एन ओवर देख लीजिएगा, और आपका कॉस्ट प्राइस में दो कंपोनेंट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्ट 15,000 है, वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है 100 रुपया पर बोल्ट, तो 100 रुपया इंटू एन कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है तो इक्वल टू जीरो कर देंगे। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां से आपका नेट प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो या पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर इससे कम है तो हम लोग का लॉस हो रहा होगा, इससे ज्यादा तो प्रॉफिट हो रहा होगा, इस पॉइंट पे हम लोग का नेट प्रॉफिट जीरो होगा। तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से हम लोग को ये पता चलता है कि किससे ज्यादा हम लोग को प्रोडक्शन करना है। अगर हम लोग 151.23 से ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तब हम लोग का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में जाएगा। समझ में आया ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था, लेकिन इसको मेरा क्वेश्चन थोड़ा स्लिप हो गया है, तो 64 पे क्वेश्चन था आपका, पूछा था ओवरऑल पिट स्लोप एंगल। बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, मेरे पास पड़ा है तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन आपको ये दिया था, इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, तो ज्यादा हो गया। कह रहा था इसमें 4 बेंच है, हर का बेंच हाइट आपका दिया है सेम है, और बेंच हाइट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है देखिए ऊपर, बेंच हाइट 15, बेंच विड्थ 30, बेंच हाइट 15 है, बेंच विड्थ ये जो होता है ये 30 दिया हुआ है, और बेंच एंगल जो है ये 80 डिग्री दिया है। इसमें आपसे पूछा ओवरऑल पिट स्लोप एंगल, ओवरऑल पिट स्लोप एंगल आपका क्या होता है,
ये बेंच के टो को टॉप बेंच के क्रेस्ट से ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे करके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये आपका एंगल होता है डेल्टा, मान लेते हैं इसको, कहते हैं हम लोग क्या, ओवरऑल पिट स्लोप एंगल। अब देखिए आप लोग खुद ही, ओवरऑल पिट स्लोप एंगल है, तो 10 डेल्टा करेंगे, और पेंडिकुलर ये हो गया, और बेस ये हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में आपका क्या होगा, अगर देखिए आपका बेंच कितना है, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला से छोड़िए, हम लोग ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला से तो कोई भी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेगा। देखिए कितना बेंच, एक, दो, तीन, चार, चार बेंच है, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 15 × 4 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा देखिए, अगर चार बेंच है तो ये देखिए, देख रहे हैं, एक, दो, तीन, तीन बेंच विथ आया, तो 3 इंटू, ये देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस, ये और ये, तो 3 इंटू बेंच विथ आया, बेंच विथ कितना है, 30, प्लस ये एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये सेम, ये डिस्टेंस। डिस्टेंस समझ में आया। तो क्या कहते हैं, बैंड विथ, ये कितना होगा, अगर यहाँ पे आपका 80 डिग्री है, तो 10 80 डिग्री कितना होगा, 10 80 डिग्री बराबर 15 डिवाइड बाय बेंच हाइट जो है, डिवाइड बाय एक्स मान लेते, तो एक्स कितना होगा, 15 डिवाइड बाय 1080 होगा। ये कितना है, 15 डिवाइड बाय 1080 इंटू कितना, ये 4, या इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सॉल्व। अब देखिए इसको फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एनबी नंबर ऑफ बेंचेस इनटू बेंच हाइट, ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के नॉर्मली, हाँ सही कह रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के नॉर्मली, नंबर ऑफ बेंचेस इनटू बेंच हाइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ बेंच माइनस वन इंटू बेंच विड्थ प्लस बैंक विड्थ। बैंक विड्थ तुम्हारा होता है बेंच हाइट डिवाइड बाय 10 ऑफ अल्फा, ठीक है, ये होता है। तो नंबर ऑफ बेंचेस यहाँ कितना है, 4 है ना, 4 इंटू बेंच हाइट 15 डिवाइड बाय n-1 3। इस आपको समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ बेंचेस एक कम हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल पिट स्लोप एंगल है वो इसके टो से इसके क्रस्ट तक जाता है। तो अगर चार बेंच है तो तीन ही बेंच, जो आपका बेंच विड्थ है वो आता है, अगर पांच है तो चार आएगा। तो 3 इंटू n-1 इंटू 30 प्लस ये जो आपका एक्स्ट्रा जो है बैंक विड्थ है, इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाय 1080, और ये कितना है आपका, चार है। इंटू बेंच इंटू एनबी, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, देखिए यही है, ये यहाँ दिया है, गिवन डेटा नंबर ऑफ बेंचेस 4 दिया है, बेंच ऑफ ईच हाइट दिया है 15, विड्थ दिया है BW 30, फेस एंगल दिया 80 डिग्री, ओवरऑल पिट स्लोप एंगल tan इनवर्स इक्वल टू 4 इंटू बेंच हाइट डिवाइड बाय 3 इंटू विड्थ ऑफ बेंचेस प्लस 4 इंटू बैंक विड्थ। बैंक विड्थ आपका यहाँ से निकाल लिया है, 15 डिवाइड बाय 1080, इसको सॉल्व किया है, 30.8 डिग्री आपका आंसर आया है। समझ में आया ना क्वेश्चन, ओवरऑल पिट स्लोप एंगल का क्वेश्चन है ये, पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका आज का यहाँ पे खत्म होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये दिखाता हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन है कुछ, नेक्स्ट क्लास में मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन मैं उसको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं है इसका क्वेश्चन, तो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन से थोड़ा देख के मैं बता दिया हूँ क्वेश्चन आपको, मेन आपको समझ में आना चाहिए, डाउट क्लास डिस्कशन क्लास समझने के लिए रखते हैं। ये देखिए ना फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला तो पता होगा ना, टेन थीटा इक्वल टू एन बी इंटू बेंच हाइट डिवाइड बाय एन बी माइनस वन इंटू बेंच विथ प्लस नंबर ऑफ बेंचेस इंटू बैंक विथ, बैंक विथ, समझ में आ रहा है ना। तो वही है, नंबर ऑफ बेंचेस यहाँ चार है, तो 4 इंटू बेंच हाइट डिवाइड बाय n-1 3 इंटू बेंच विथ
+4 इंटू, हम ये तो फॉर्मूला से हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बता दिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, 4 बेंच हाइट है तो 4 इंटू 1 का बेंच हाइट डिवाइड बाय आपका ये है 3 कैसे आया ये भी आपको दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि ये इसके टो से इसके क्रेस्ट तक जाते हैं, यहाँ पे ये 3 ही आएगा। ये 3 हो गया, 3 इंटू बेंच प्लस ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये बेंच स्लोप एंगल की वजह से। अगर बेंच स्लोप एंगल नहीं होता, मान लीजिए ऐसे ऐसे रहता एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है, 90 डिग्री, तो कोई टर्म ही नहीं आता इसका, इसका कोई कंपोनेंट आता है इधर नहीं आता ना, तो ये वाला अपने आप जीरो हो जाता। अभी यहाँ पे आपका ये है, इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ ये आ रहा है। ठीक है, ये ये तो बेंच विड्थ है, ये वाला कंपोनेंट आपका जो आ रहा है ये होगा आपका बैंक विड्थ, यही आपका होगा कि बेंच हाइट डिवाइड बाय 10 अल्फा जो है आपका स्लोप एंगल है, बेंच स्लोप एंगल है। ठीक है, ये आपका बैंक विड्थ है। अगर वही 90-90 होता तो आपका ये कंपोनेंट आता ही नहीं, तो आपका सीधे क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते, 15 इंटू 4 करते डिवाइड बाय 3 इंटू 30 करते। गॉट इट सर? ठीक है, क्वेश्चन को तुम लोग समझो और बताओ, सब ठीक है और कुछ है? चलिए खत्म करते हैं फिर आज का सेशन। ठीक है, कल मिलते हैं वापस। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.